प्यारे बच्चों, क्लास 12 प्रोजेक्ट परख के तहत प्रत्येक विषय के 5 मॉडल सेट जारी किए गए थे, जिसमें से हम लोगों ने भूगोल विषय का 1, 2 और 3 मॉडल सेट कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग चौथे मॉडल सेट के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। ये ऑफिशियल जारी किया गया है, इसीलिए आपके फाइनल परीक्षा के लिए उपयोगी है। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैक और उससे लिखे हुए जो भी महत्वपूर्ण विभिन्न विषयों के प्रश्न उत्तर रहते हैं आपको इस चैनल के माध्यम पर समय समय पर मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, स्वेज नहर जोड़ता है, तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं तो दक्षिण अमेरिका में। प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मृतकों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो अशुद्ध मृत्यु दर कहा जाता है। एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक किसने लिखी थी? तो रेटजेल ने लिखी थी। निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम जल संभरण विकास परियोजना से संबंधित है? तो हरियाली परियोजना, नीरू मीरू और अरवाड़ी पानी सांसद, ये तीनों है, इनमें सभी हो जाएगा। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उदाहरण लिखिए। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जैव ऊर्जा तीनों है, इसलिए आपका डी आंसर हो जाएगा, इनमें सभी। ग्रिफिथ टेलर द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई थी? तो नवनिश्चयवाद। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश है एशिया। निम्नलिखित में कौन सा तृतीयक क्रियाकलाप है? तो व्यापार। विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम लोग WTO कहते हैं, का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। सन्नगर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पैट्रिक गिडीज ने किया था, गिडीज ने। यूनानी शब्द में मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है? तो विशाल नगर। रूर क्षेत्र किस देश में स्थित है? जर्मनी में। निम्न में कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है? तो 15 से 59 वर्ष। ग्रामीण जनसंख्या किस प्रकार के व्यवसाय में संलग्न है? तो कृषि। भारत में किसी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो 5000। भारत के किस भाग में झूम खेती किया जाता है? तो उत्तर पूर्वी भारत में। रोपण कृषि के अंतर्गत निम्न में कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो आपका हो जाएगा चाय। बांग्लादेश का आयु पिरामिड का आकार किस आकृति का है? तो त्रिभुजाकार। विश्व के किस देश में सबसे अधिक लिंगानुपात पाया जाता है? तो लटविया। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? रूस। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा क्या प्रवाहित किया जाता है? तो पेट्रोलियम। मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है? तो महबूब उल हक। जियोग्राफी जर्नलिस्ट के लेखक कौन हैं? तो वेरेनियस। भारतीय रेल को कितने प्रदेशों में विभक्त किया जाता है? तो 18। इसके बाद आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ऋतु प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो नए चारागाहों की खोज में पशु चारक समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाह की ओर एवं शीत ऋतु में पर्वतीय भाग से मैदानी चारागाह की ओर प्रवास करते हैं। उनके इस प्रवास को ऋतु प्रवास कहा जाता है। LPG का पूरा रूप क्या है? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नगरीयकरण से क्या अभिप्राय है? तो नगरीयकरण का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्र से शहरों में लोगों का स्थानांतरण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आबादी की बढ़ती संख्या। नगरीकरण के कारण लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में आते हैं और शहरी जीवन शैली को अपनाते हैं। यह प्रक्रिया अक्सर आर्थिक अवसरों, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश में होती है। अगला, मानव भूगोल की 2 शाखाओं के नाम लिखे। तो आर्थिक भूगोल है और सांस्कृतिक भूगोल। फिर है, भूमध्य सागर की कृषि में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों में जैतून, अंगूर, खट्टे रसदार फल और कुछ अनाज शामिल है। जनसंख्या संगठन क्या है? तो जनसंख्या संगठन जिसके अंतर्गत जनसंख्या को आयु, लिंग, निवास स्थान, शिक्षा, जाति, भाषा, धर्म, व्यवसाय आदि के आधार पर वर्गीकृत कर उनकी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। 2 जीवाश्म ईंधन के नाम लिखे। तो कोयला और पेट्रोलियम। नियोजन को परिभाषित करें। तो नियोजन वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी लक्ष्य विशेष की प्राप्ति हेतु
आवश्यक क्रियाकलापों का चिंतन एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना नियोजन कहलाता है। इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है जो विभिन्न कंप्यूटरों और डिवाइसों को एक दूसरे से जोड़ता है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उपयोगकर्ता को विभिन्न प्रकार की जानकारी, सेवाओं और संसाधनों तक पहुंचाने की अनुमति देता है। ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए 3 महत्वपूर्ण उपाय का सुझाव दीजिए। तो 3 महत्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित है। पहला, यातायात और सार्वजनिक स्थानों पर हॉर्न बजाने के लिए प्रतिबंधित होना चाहिए, केवल पर्याप्त या सीमित समय के लिए ही बजाना चाहिए। दूसरा, उद्योगों तथा कारखानों को अपने स्तर पर ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए ध्वनि निरोधी प्रणालियों का उपयोग करना चाहिए। ध्वनि नियंत्रण नियमों का पालन करना चाहिए। फिर है, सार्वजनिक समारोह में स्पीकरों को सीमित आवाज में बजाना चाहिए। शोर को कम करने के लिए कार के बजाय साइकिल या इलेक्ट्रॉनिक वाहनों जैसे परिवहन के वैकल्पिक साधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। 36 है, प्रवास के किन्हीं 3 प्रतिकूल कारकों का उल्लेख करें। तो पहला है बेरोजगारी। बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जो व्यक्ति को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हो सकती है। बेरोजगारी के कारण व्यक्ति की आय कम हो जाती है, रोजगार की तलाश में दूसरे शहरों में या देश में जाना पड़ सकता है, सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है और इन सभी कारणों से बेरोजगारी व्यक्ति को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर कर सकती है। आदि ऐसे कई समस्याएं आ सकती है। फिर है राजनीतिक अशांति। राजनीतिक अशांति एक ऐसी स्थिति है जिसमें देश या क्षेत्र में इंसानों को सुरक्षा की कमी, आर्थिक स्थिरता, मानव अधिकार का उल्लंघन, युद्ध और हिंसा, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिरता, इन सभी कारणों से राजनीतिक अशांति के कारण लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो सकते हैं। अशिक्षा। अशिक्षा एक ऐसी समस्या है जो व्यक्ति को अपने जीवन को गुणवत्ता में सुधार करने से रोकती है। शिक्षा के कारण व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह चले जाने में बाध्य हो सकती है, क्योंकि रोजगार की कमी, आर्थिक असुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक अस्थिरता, स्वास्थ्य समस्याएं, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, इन सभी कारणों से शिक्षा के कारण व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह चले जाने में बाध्य हो सकता है। वाणिज्यिक पशुधन पालन की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो वाणिज्यिक पशुधन पालन एक ऐसी प्रणाली है जिसमें पशुओं को व्यावसायिक रूप से पाला जाता है ताकि उनके उत्पादों से, जैसे कि दूध, मांस, और उनको बाजार में बेचा जा सके। वाणिज्यिक पशुधन पालन की 3 विशेषताएं हैं। पहला, व्यावसायिक उद्देश्य। तो पशुधन पालन का मुख्य उद्देश्य पशुओं की उत्पादों को बाजार में बेचकर लाभ कमाना। दूसरा, पैमाने की अर्थव्यवस्था। तो वाणिज्यिक पशुधन पालन में बड़े पैमाने पर पशुओं को पाला जाता है जिससे उत्पादन लागत में कमी होती है और लाभ बढ़ता है। तीसरा है विशेषज्ञ और प्रौद्योगिकी का उपयोग। वाणिज्यिक प्रसाधन पशुधन पालन में विशेषज्ञ और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है ताकि पशुओं की देखभाल और उत्पादन में सुधार हो सके। 38 है, परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जिनका इस्तेमाल प्राचीन समय से किया जा रहा है और ये आमतौर पर गैर नवीकरणीय स्रोत होते हैं। इनके निर्माण में हजारों साल लगते हैं। इनका अत्यधिक इस्तेमाल करने से इनके खत्म होने का खतरा रहता है, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उपला मतलब सूखा गोबर आता है। यहाँ पर कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है वो गैर नवीकरणीय स्रोत है। 39 है, गुच्छित बस्तियों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो गुच्छित बस्तियां एक प्रकार की बस्ती होती है जिसमें घर और अन्य भवन एक दूसरे के पास में स्थित होते हैं। गुच्छित बस्तियों की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहला, घनी आबादी। गुच्छित बस्तियों में आबादी घनी होती है जिसमें घर और अन्य भवन एक दूसरे के पास में स्थित होते हैं। संगठित विकास। तो गुच्छित बस्तियों का विकास अक्सर संगठित होता है जिससे सड़क, नालियां और अन्य बुनियादी सुविधाएं अनुपस्थित या अपर्याप्त होती है। तीसरा है, गुच्छित बस्तियों में सामाजिक और आर्थिक विविधता होती है जिससे विभिन्न प्रकार के लोग और व्यवसाय एक साथ रहते हैं। चौथा है, गुच्छित बस्तियों में पर्यावरण समस्याएं होती है जैसे कि प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और कूड़ा कचरा। प्रबंधन की समस्या। तो बस्तियों में सार्वजनिक सेवाओं की कमी होती है जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस सेवाएं। भूमि की कमी होती है। सड़कों और नालियों की खराब स्थिति भी होती है और इन विशेषताओं के कारण उचित विशेषता गुच्छित बस्तियों में रहने वाले लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
सड़क परिवहन के 3 लाभ लिखिए। तो पहला है लचीलापन। सड़क परिवहन में वाहनों को कहीं भी और कभी भी चलाया जा सकता है, जिससे यह परिवहन का एक लचीला साधन। दूसरा, कम लागत। तो सड़क परिवहन की लागत अन्य परिवहन साधनों की तुलना में कम होती है, खासकर छोटी दूरी के लिए। तीसरा है व्यक्तिगत सुविधा। सड़क परिवहन में व्यक्तिगत वाहनों का उपयोग किया जाता है, जिससे यह परिवहन का एक व्यक्तिगत और सुविधाजनक साधन है। 41 है वर्षा जल संरक्षण की किन्हीं 3 विधियां लिखे। तो इसकी 3 विधियां हैं कि पहला, वर्षा जल संचयन टैंक एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें वर्षा जल को इकट्ठा करके एक टैंक में संग्रहित किया जा सकता है। इस जल का उपयोग बाद में सिंचाई, घरेलू उपयोग और अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। दूसरा है भूजल पुनर्भरण। एक ऐसी प्रणाली है जिसमें वर्षा जल को भूमि में प्रवेश करने के लिए उत्साहित किया जाता है, जिससे भूजल स्तर में वृद्धि होती है और जल संकट की समस्या कम होती है। तीसरा है हरित क्षेत्र वर्षा, जिसमें जल को संचयन एक ऐसी विधि है जिसमें पेड़ पौधों और अन्य हरित पौधों को लगाकर वर्षा जल को संग्रहित किया जाता है, जिससे जल संचयन के साथ साथ वायु प्रदूषण भी कम होता है। 42 है भारतीय कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो पहला समस्या आपका जल संकट। भारतीय कृषि में जल संकट एक प्रमुख समस्या है। देश में जल संसाधनों की कमी और उसके असमान वितरण के कारण कृषि उत्पादन प्रभावित होती है। दूसरा है मिट्टी का क्षरण और उर्वरता में कमी। तो भारतीय कृषि में एक प्रमुख समस्या मिट्टी का क्षरण और उर्वरता में कमी के कारण उत्पादन प्रभावित होती है और मिट्टी की गुणवत्ता भी खराब होती है। तीसरा है भारतीय कृषि में कृषि उत्पादों की मूल्य स्थिरता की कमी एक प्रमुख समस्या। तो कृषि उत्पादों की मूल्य स्थिरता की कमी के कारण किसानों को अपने उत्पादों के लिए उचित मूल्य नहीं मिलता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 43 नंबर, विश्व व्यापार में पनामा नहर के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो विश्व व्यापार में पनामा नहर के योगदान। पनामा नहर एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है जो उत्तरी और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है। यह नहर विश्व व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और विश्व व्यापार में इसका योगदान अमित निर्माण से व्यापार दुनिया भर के देशों में होती है। समय और ईंधन की बचत। तो पनामा के निर्माण से जहाज को दक्षिणी अमेरिका से उत्तरी अमेरिका तक जाने के लिए कम समय और ईंधन की आवश्यकता होती है। दूसरा, आर्थिक विकास। पनामा नहर के निर्माण से अन्य देशों की आर्थिक विकास में योगदान हुआ है। पनामा नहर के निर्माण से रोजगार के अवसर पैदा हुए। नहर के संचालन और रखरखाव में कई लोगों को रोजगार मिलता है। फिर वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था में योगदान। पनामा नहर वैश्वीकरण व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करती है। यह नहर दुनिया भर के देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है। 44 है जल प्रदूषण किस प्रकार खतरनाक समस्या हो गया है, व्याख्या कीजिए। तो जल प्रदूषण की समस्या है कि जल प्रदूषण एक खतरनाक समस्या हो गई जो हमारे पर्यावरण, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास को प्रभावित कर रही है। जल प्रदूषण के कारण जल स्रोतों से हानिकारक पदार्थों का जमाव होता है जो जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाता है और मानव स्वास्थ्य को खतरे में डालते हैं। जल प्रदूषण की मुख्य कारण है, पहला है औद्योगिक प्रदूषण। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले हानिकारक रसायन और कचरा जल स्रोतों से मिलकर जल प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। दूसरा है कृषि प्रदूषण। कृषि में उपयोग किए जाने वाले रसायन और उर्वरक जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। तीसरा है मानव मल मूत्र और घरेलू कचरा मिलकर जल प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। निर्माण और खनन गतिविधियों से निकलने वाला कचरा और धूल जल स्रोतों से मिलकर जल प्रदूषण को बढ़ावा देता है। 45 है भारत में हरित क्रांति की मुख्य उपलब्धियों का वर्णन किए। तो पहला है खाद्य उत्पादन में वृद्धि। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य सुरक्षा में सुधार हुआ, कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई। दूसरा है नई कृषि तकनीकी और बीजों के उपयोग से फसलों की उत्पादकता, किसान की आय में वृद्धि हुई, देश की खाद्य सुरक्षा में सुधार हुआ। तीसरा है कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि। तो हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई। नई कृषि तकनीकी और बीजों का उपयोग से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हुई। 46 है नगरीय बस्ती के 5 समस्याओं को लिखें। तो ग्रामीण बस्ती के विपरीत नगरीय बस्ती उन बस्तियों को कहा जाता है जहाँ के निवासी अपने जीविकोपार्जन के लिए भूमि पर निर्भर न रहकर अन्य सेवाओं जैसे निर्माण, उद्योग, परिवहन, व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन तथा अन्य संबंधित सेवाओं पर निर्भर करते हैं। नगरीय बस्ती की 5 समस्याएं निम्नलिखित है। पहला है मलिन यहाँ होना चाहिए, मलिन बस्तियाँ। तो बड़े शहरों में ग्रामीण इलाकों से लोग रोजगार की तलाश में आते हैं और अनियमित रूप से बस्तियां बनती है। इन बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है,
जैसे कि पीने का पानी, सफाई, गंदे पानी की निकासी, ऊर्जा, यातायात की सुविधाएं। प्रदूषण, तो नगरों के अनियमित और अनियोजित विकास से कई तरह के प्रदूषण होते हैं। तीसरा है यातायात, नगरों में बढ़ती भीड़ के कारण यातायात प्रभावित होती है। चौथा है स्वास्थ्य, गंदी बस्तियों में दूषित वातावरण की वजह से कई तरह की बीमारियां फैलती हैं और मृत्यु दर ज़्यादा होती है। अन्य समस्याएं में है कि नगरीय बस्तियों में सीवर प्रणाली, शिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक प्रदूषण जैसी समस्याएं भी होती है। 47 है भारत में स्थानीय जनसंख्या वितरण की विवेचना कीजिए। तो भारत में स्थानीय जनसंख्या वितरण, प्राकृतिक कारण है इसका भौगोलिक स्थिति। भारत की भौगोलिक स्थिति जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम होता है जबकि मैदानी क्षेत्रों में अधिक है। दूसरा है जलवायु, तो जलवायु में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक है जबकि शीतोष्ण क्षेत्र में कम होती है। मिट्टी और जल संसाधन, मिट्टी और जल संसाधनों की उपलब्धता भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। उपजाऊ मिट्टी और जल संसाधनों वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। भू आकृति, लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बेसिन की बाध्यता देते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण और उद्योगों के लिए अनुकूल होती है। आर्थिक कारण में है आपका आर्थिक विकास, दूसरा है रोजगार के अवसर, तीसरा है सेवाओं की उपलब्धता। डिटेल आप देख लीजिए बच्चों। चौथा है खनिज, पांचवा है नगरीकरण, छठा है औद्योगिकरण। उसके बाद है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, जिसमें कुछ स्थान धार्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को प्रेरित करती है। उसके बाद आपका संसार के मानचित्र में निम्नलिखित स्थान को दर्शाना, जैसे ग्रीनलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चिली है। तो इस ग्राफ को आप देख सकते हैं, इसी में सब चीज है। यहाँ आपका जापान है, ये आपका ग्रीनलैंड है, ये आपका चिली है और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो इस ग्राफ को आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, सारा चीज़ इसमें दर्शाया हुआ है। क्या क्या दिखाना है, ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान और चिली को। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।